जो क्रिकेट मैच अभी भी आपने देखा जो भारत ने जीता, उसमें एक व्यक्ति हर फ्रेम में था जिसका चेहरा भी आपको याद नहीं है, जिसका नाम भी याद नहीं है, वो अंपायर है ना? तो वो मैं हूं। इंसान वॉलेटिलिटी से डर जाता और निकल जाता, तो वेल्थ नहीं बना पाता। संडे था, 8 बजे मोदी जी टीवी पे आए। 22 मार्च रविवार को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। एज सुन एज स्पीच इज ओवर, इंडिया इज क्लोज्ड। उस समय में बीएससी में था एज सीईओ, तो मैंने तुरंत ट्वीट किया है उनके स्पीच के लिटरली 5 सेकंड के अंदर कि टुमारो मार्केट्स विल रिमेन ओपन एज नॉर्मल। अब लोग चिल्लाने लगे कि भाई आप तो लोगों को मरवा दोगे, आप तो पैसों की ही सोचते हो। जो भी व्यक्ति भारत के ग्रोथ पे पैसा लगाएगा वो खरा उतरेगा। जो कंट्री में एडॉप्शन टेक्नोलॉजी का होता है और जो लंबी अवधि के लिए यंग रहेगा, वो कंट्री सबसे ज्यादा पैसा धन बनाएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी से ही धन बनता है। सिंपल है कि इस बहुत ही खास एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज आपको एक ऐसे इंसान से मिलवा रहा हूं, जब भारत के कैपिटल मार्केट का इतिहास लिखा जाएगा तो इनका नाम स्वर्ण अक्षरों में होगा। मेरे लिए एक और खास बात यह है कि ये मेरे गुरु भी। जब मैंने कैपिटल मार्केट कवर करना शुरू किया, और ये बात मैं हर बार दोहराता हूं तो शायद ये बोर हो गए होंगे सुन सुन के, लेकिन दर्शकों के लिए ये एक अहम बात है। तो मुझसे 1 या 2 साल शायद बड़े थे, लेकिन इन्होंने मेरे और मेरे कॉलीग्स के लिए एक क्लास करी, और उस क्लास में हमें शेयर मार्केट और डेरिवेटिव्स खासकर उसके बारे में ये होते क्या हैं ये समझाया, कि जिससे कि हम पत्रकार औरों को समझा पाए। और वही नॉलेज लेकर 30 साल गुजर गए आशीष चौहान, साथ साथ। बहुत बहुत खुशी हो रही है कि आप आए। और जैसे मैंने कहा, बहुत पुराना साथ है हमारा। जब हमारे बाल ग्रे नहीं थे तब से हम एक दूसरे को जानते हैं। और ये बताइए कि आजकल आप बहुत तीर्थ यात्राएं कर रहे हैं, जो पोस्ट आप करते हैं, पहले भी करते थे, लेकिन अब आप प्रार्थना करते हैं भारत के शेयर होल्डर्स के लिए, भारत देश के लिए। कुछ ट्रंप साहब के लिए भी प्रार्थना की है आपने क्या? ये स्वाभाविक है, भारत के लिए भी करते हैं, विश्व के लिए भी करते हैं। धन्यवाद आपने मुझे बुलाया यहाँ पर। और हकीकत तो ये है कि विश्व जो तेजी से डिफरेंट डायरेक्शन में जाता रहता है, तो जो वॉलेटिलिटी आती है उससे इन्वेस्टर्स को खास तकलीफ होती है। तो उसके लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि भाई सभी का धन की रक्षा करे, सभी की जान की भी रक्षा करे। तो पहले तो टैरिफ थे, अब तो युद्ध ही कर दिया। हाँ, और पहले जो हम पुराने ज़माने में जो राजा होते हैं उनकी जो धर्म होता था, राजधर्म, तो उसको कहते हैं कि जान माल की रक्षा करना, प्रजा के जान की रक्षा करना और माल की रक्षा करना। तो माल में हाँ, तो माल में क्या क्या होता था कि जैसे पशुधन हो, पाक जो खेतों में खड़ा है वो हो, तो उसकी रक्षा करना राजा का धर्म होता था। तो आज के युग में जो वेल्थ है, वो वेल्थ है, जान के बाद जो सबसे बड़ी चीज़ प्रोटेक्ट करनी है वो स्टॉक मार्केट को कैसे सही दिशा मिले, तो इसलिए प्रार्थना करते हैं। भारत में डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग आप लाए, निफ्टी आपने बनाया, और हाल ही में आपने उसके 30 साल सेलिब्रेट किए, जिसमें बहुत कुछ लोग आए, बातें की, लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम है ये बात कि आशीष ने निफ्टी की पूरी जो कंस्ट्रक्शन थी वो की थी। अब क्योंकि एक लैंडमार्क गुजरा है आशीष 30 साल का, कल ही हमने। तो ये बताइए, जो दर्शक हैं जो आज बहुत ही घबराए हुए हैं, जाहिर सी बात है, आप रोज देख रहे हैं मार्केट गिरी जा रही, उनको अगर आप 30 साल का पर्सपेक्टिव जो आपने खुद देखा, जो इंडेक्स आपने क्रिएट किया, अब उसे 30 साल हो गए। नहीं, एक तरह से इंडेक्स क्या है वो समझें कि इंडेक्स स्टॉक मार्केट में या कोई भी चीज़ में इंडेक्स का क्या इम्पोर्टेंस है। जैसे आप कहते हैं कि अब गर्मी बढ़ गई, अब हम मार्च महीने में हैं,
2026 में, तो कि भाई गर्मी बढ़ रही है। तो गर्मी कहाँ बढ़ी? क्योंकि हम तो एयर कंडीशन में बैठे हैं। तो जो तापमान है, टेम्परेचर, वो कहाँ कहाँ मेजर करते हैं? क्योंकि यहाँ तो आपको लगेगी नहीं गर्मी हुई। आप रोड पे जाओगे तो लगेगा बहुत गर्मी है, आप छाया में हो पेड़ के तो गर्मी कम लगेगी। तो कैसे कहे कि आज का तापमान इतना था, कि मेरे में तापमान दिखता ही नहीं है। तो वो जो जैसे एक टेम्परेचर का तो हम अपनी बॉडी को भी मेजर करते हैं, तो वो भी एक सूचकांक है। इन्फ्लेशन, जो मुद्रास्फीति जिसको कहते हैं, कि जो भाव कितने बढ़े, आप कहते हैं 7% बढ़े, लेकिन मेरे लिए तो 15% बढ़े, क्योंकि मैं जो चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं उसके दाम 15% बढ़े, या मेरे लिए तो 3% ही बढ़ा या नहीं बढ़ा, क्योंकि मैं वो चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करता हूँ। तो ये जो सूचकांक होते हैं वो हम जीवन में हर चीज़ में यूज़ करते हैं, लेकिन वो उस दृष्टि से देखते नहीं हैं उसको। तो जो स्टॉक मार्केट को देखने का एक नज़रिया, कि सबको साथ में लेकर चले, पोर्टफोलियो को लेकर के चले, और उसको देख करके सभी अपनी अपनी धारणा लगा लेते कि ये आज सूचकांक इतना बड़ा है तो मेरा पोर्टफोलियो थोड़ा इतना बड़ा होगा या कम हुआ होगा। तो वो जो सूचकांक एक बेस जिसको कहते हैं, अवधारणा, तो वो जो चीज़ है वो सूचकांक होता है। और 100 सालों से अधिक हो गए सूचकांक बनते बनते स्टॉक मार्केट में। लेकिन जब NSE की रचना हुई 94 में, तो पहली मर्तबा हम ट्रेडिंग कर रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग भारत में। तो हमने भी कहा हमारा भी एक सूचकांक होना चाहिए, जो, क्योंकि आप रियल टाइम में ट्रेडिंग करते हो तो आपका रियल टाइम का सूचकांक होना चाहिए। तो हमने उस समय 200 कंपनियों से ट्रेडिंग शुरू किए थे, परमिटेड टू ट्रेड। एक भी कंपनी लिस्टेड तो थी नहीं। नवंबर 3, 94 दिवाली के दिन, तो 200 कंपनियों के साथ फिर आई थिंक 15-20 दिन हुए होंगे, तो मैंने एक NSE 100 इंडेक्स बना के शुरू कर दिया कि भाई अपना भी इंडेक्स होना चाहिए। दूसरी एक्सचेंज का है, दूसरी एक्सचेंजेस के भी थे इंडिया में भी, तो हमने कहा हमारा भी होना चाहिए, तो हमने लगा दिया। फिर 95 एंड तक तो हम BSS भी बढ़ गए। तो फिर कहा कि अब वी हैव टू वर्क ऑन डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव्स के लिए आपको साइंटिफिक इंडेक्स चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई इंडेक्स साइंटिफिक होता है, वो तो बोलने की बात थी। लेकिन फिर भी हमने कहा कि वो ऐसा इंडेक्स बनाएंगे जो हजारों, लाखों, करोड़ों पोर्टफोलियोज को कनेक्टेड होगा। माने जो उसको देखते ही आप कह सकते हो मेरा पोर्टफोलियो का इतना उसके साथ संबंध है, तो ये 1% बढ़ता है तो मेरा एक 1.2% बढ़ेगा, या तो 0.8% बढ़ेगा, 0.9%, तो ब्रॉडली हर एक जन कर पाएगा। तो हमने बहुत कंपनियों के दाम लेकर के पीछे वो बैक चेकिंग किया, बैक टेस्टिंग वगैरह, और बहुत ज़्यादा ही मैंने कैलकुलेशन कर दिए। और फिर पता चला कि 63 कंपनीज का जो इंडेक्स बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। माने इट विल कवर मोस्ट ऑफ द पोर्टफोलियोज। एक स्टॉक का पोर्टफोलियो लेकर के हजारों स्टॉक का जो पोर्टफोलियो रहेगा, 63 के ऊपर जाएंगे तो फिर जो हेजिंग एफिशिएंसी कम हो जाती है वगैरह। और फिर आफ्टर 5 इयर्स हो सकता है कि 110 का भी इंडेक्स बन जाए। तो फिर चर्चा हुई, मैंने कहा भाई जो लोगों को मान्यता है वो, अब आप 30 शेयर का कर लीजिए, 50 का कर लीजिए, 100 का करिए, 500 का करिए, बट आप मूविंग नंबर लगाएंगे 63 कैसे? हाँ 63, या कल 76 हो जाएगा, फिर वापस 40 में आ जाओगे, तो दैट पीपल में नॉट लाइक इट। तो इससे अच्छा है कि जो कंपनियां अंदर आती रहेगी जाती रहेगी, वही सब इंडेक्स में होता है। जो कंपनियां बड़ी बनती है वो इंडेक्स में आती है। तो फिर कहा कि नज़दीक का नंबर 50 है, 50 का है, तो इसलिए फिर 50 का सूचकांक बनाने का निर्णय हुआ। और फिर जो भी कंपनियों, वो पोर्टफोलियो बेस्ड चल रहा था उस समय कि इसमें सबसे ज़्यादा हो सकता है, तो उस हिसाब से। एक दूसरा भी था कि उस समय, आज भी कई इंडेक्स जो बनते हैं उसमें कंपनियों के जो नाम जो अंदर जाते हैं या बाहर आते हैं, तो उसमें एक मैनुअल इंटरवेंशन होता है, जो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये कंपनी अच्छा करेगी, उसको अंदर लो। तो हमने कहा कि उसमें एक बायस आ जाता है कि मुझे फार्मास्यूटिकल पसंद है, मुझे कोई कंपनी का प्रमोटर पसंद है या कोई कंपनी पसंद है, तो उसके ऊपर मैं डाल दूंगा, नहीं कि मैं एक ऑब्जेक्टिव रूप में उसको लूँगा।
तो हमने कहा कि ऐसी चीज़ बनाएंगे कि जो एल्गोरिदमिक होगा, कि जो कंपनियां बाहर जाएगी तो क्यों जाएगी उसका भी एक एल्गोरिदम बना लो, और वो जा रही है तो कौन सी अंदर आएगी उसका भी बना लो। तो उस समय नवंबर 394 में हमने शुरू किया था, तो 1 साल हुआ था नवंबर 395 में। तो हमने कहा कि नवंबर 395 का दिवस जो है वो ऐतिहासिक बनाएंगे। उस दिन हमने निफ्टी को 1000 नंबर पे अंकित किया कि आज 1000 उसका नंबर होना चाहिए। उसके बाद ऊपर गया नीचे गया, जैसे केतन पारेख के समय में जो कांड हुआ 2001 में, तो काफ़ी उसमें वो भी हो गया, वो .com बबल बस्ट हो गया, फिर वो अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी टूट गए, तो मार्केट 30-40% गिर भी गया। उसके बाद 98 में, उसके पहले वो जो एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आया, उसमें भी मार्केट में काफ़ी गिरावट आई थी। उसके बाद 2007-8 में आपने ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस देखा, जिसमें भी मार्केट 50-60% तक नीचे आ गया। तो जब मार्केट नीचे आता है इसका मतलब इंडेक्स नीचे आता है। हो सकता है कि आपने जो कंपनी में निवेश किया है वो 80% पे नीचे आ जाए, हो सकता है बंद भी हो जाए, बिकॉज जो माहौल बनता है उस समय। तो ये कई बार हुआ है। फिर 2012-13 में आपने देखा होगा कि एक तरह से डर का माहौल था, इन्फ्लेशन बढ़ गया था, करप्शन भी एक चरम सीमा पे उसका मुद्दा भी था, लेकिन नवंबर 2013 से सडनली मार्केट स्टार्टेड गोइंग अप। किसी को पता नहीं था कि क्या हो रहा है। 2014 में फिर मोदी जी की सरकार आई। उस समय इफ आई रिकॉल कि टोटल जो इंडेक्स कुछ 12-13 हज़ार के इर्द गिर्द होगा, और आज अब 25,000 है, तो डबल हुआ है। लेकिन जो मार्केट कैपिटलाइजेशन था पूरे भारत का, जितनी भी स्टॉक्स है उनका, करीब 67 लाख करोड़ रुपया था। आज के दिन में करीब 450 लाख करोड़ है, तो 7 गुना बढ़ा। नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स थे करीब 1.67 करोड़ थे, आज करीब ऑन NSE यूनिक इन्वेस्टर्स आज करीब 12.7 करोड़ इन्वेस्टर्स हैं, विथ 225 करोड़ अकाउंट्स। करीब 25% महिलाएं हैं। ये मैं आपको इतिहास क्यों दोहरा रहा हूँ, क्योंकि जो मार्केट है एक तरह से क्या व्हाट डज इट डिपिक्ट, जो इंडेक्स है वो क्या आपको बताता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन हो, इंडेक्स का नंबर हो, आपको क्या दिखलाता है कि तापमान ऊपर गया नीचे गया, प्रेशर ऊपर गया नीचे गया, इन्फ्लेशन ऊपर गया नीचे। तो ये आगे क्या होने वाला है। जो स्टॉक मार्केट में हम जहाँ हम देखते हैं कि लोग आगे की अवधारणा बनाते हैं कि आगे कितना, आज जो आप यहाँ पर हो उसके सामने आगे आप ज़्यादा प्रॉफिट बनाओगे तो स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा। आप आज जहाँ हो उससे कम प्रॉफिट बनाओगे 1-2 साल में, ऑफ कोर्स इम्पॉर्टेंट है, 10 साल में भी हो सकता है, 20 साल में भी हो सकता है। तो जो वो अवधारणा के हिसाब से ही हम लोग, हमारे जो निवेशक होते हैं, बड़े बड़े जो एक्सपर्ट जिसको हम कहते हैं, वो हर चीज़ का अभ्यास करते हैं। माने युद्ध का, पॉलिटिक्स का, कंपनियों का, उनकी इंडस्ट्री का, उनके मैनेजमेंट का, उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, ऐसे कई चीज़ों का हर माने पहलू का अभ्यास होता है। और अलग अलग एक्सपर्ट भी होते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही एक्सपर्ट सब कर लेता है। लेकिन और उनका ग्रह दशा भी देखते हैं। माने कई लोग, आज आपने देखा होगा, ज्योतिष में भी विश्वास करते हैं वगैरह, टेक्निकल एनालिसिस भी करते हैं, तरह तरह की चीज़ें करते हैं। बट बेसिकली एक ही अंक है जो आपको बताता है कि आगे क्या भारत या भारत की जो इकोनॉमी है वो ज़्यादा प्रॉफिट करेगी आज के हिसाब से या कम करेगी। आप बहुत ऑलरेडी अवधारणा कर चुके हो कि बहुत बढ़ने वाला है, उसके हिसाब से भाव भी बढ़ गए और फिर उतना नहीं प्रॉफिट बन पाया, तो फिर मार्केट नीचे आता है। तो वो भी एक चीज़ है। युद्ध होता है तो स्वाभाविक है कि एक समस्याएं बनती है, शॉर्टेजेस बनती हैं, उसमें भी कई कंपनियों को फ़ायदा भी होता है, कई कंपनियों को नुकसान भी होता है। तो वो जो चीज़ें है वो मेरे करीब अभी यही चीज़ करते करते 35 ईयर्स 35 साल हो गए। तो और मेरा काम अंपायर का है। और जैसे क्रिकेट मैच में, आप जो क्रिकेट मैच अभी भी आपने देखा जो भारत ने जीता, उसमें
एक व्यक्ति हर फ्रेम में था। जितने भी बॉल किए गए उस सब में एक व्यक्ति था जिसका चेहरा भी आपको याद नहीं है, जिसका नाम भी याद नहीं है, वो अंपायर है ना। तो वो मैं हूँ क्रिकेट में 35 साल से, वो काम है मेरा कि जिसको ज्यादा पैसा भी नहीं मिलता, ज्यादा कोई, वो उसका काम है, हर उसको सबसे ज्यादा अलर्ट रहना पड़ता है, लेकिन क्योंकि उसने कुछ भी गलत किया तो रेपुटेशन जा सकती है। पर तो ये बताइए आशीष, कहते हैं कि इक्विटी में पैसे, और जैसे आपके जो सिर्फ इंडेक्स भी अगर ले लें तो उसमें भी जो कंपाउंडिंग हुई है 30 साल में, लेकिन जो आपने जैसे समझाया, और इसीलिए शायद यहाँ पे यही कहा जाता है कि भाव भगवान जी, कि जो भाव आप देखते हैं उसमें हर चीज का मंथन है, सब कुछ है उसमें, और सब धारणाएं, प्रार्थनाएं, सब है उसमें। सब है। तो इंसान वॉलेटिलिटी से डर जाता और निकल जाता, तो वेल्थ नहीं बना पाता। ये सही है? नहीं, मेरा ऐसा है, देखो ये जो वेल्थ मैनेजर होते हैं, फंड मैनेजर होते हैं, वो सब, उनके पास अपने अपने निर्णय करने की क्षमता होती है, उन्होंने सब देखा होता है। एक चीज मैं भूल गया था वो, कि कोविड के दौरान भी देखिए आप, अब कोविड में क्या हुआ, गिरा मार्केट, है ना। कोविड मार्च 23 2020 को, या मैंने संडे था, 8 बजे मोदी जी टीवी पे आए, कहा कल से, मैंने अभी इस सेकंड, एज सुन एज स्पीच इज ओवर इंडिया इज क्लोज्ड, तो तुरंत उस समय में बीएसई में था एस CEO, तो मैंने तुरंत ट्वीट किया है उनका स्पीच के लिटरली 5 सेकंड के अंदर, कि टुमारो मार्केट्स विल रिमेन ओपन एज नॉर्मल। अब लोग चिल्लाने लगे कि भाई आप तो लोगों को मरवा दोगे, आप तो पैसों की ही सोचते हो। हकीकत तो है कि मैं तो पगारदार आदमी हूँ, मैं कोई इन्वेस्टर नहीं हूँ, मैं कोई मैंने उससे मार्केट चले ना चले, मेरी सैलरी तो आने वाली थी। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि इफ स्टॉक मार्केट, हम उसमें आपको लिक्विडिटी ना दे, आपके पास कोई बचत है, स्टॉक मार्केट में निवेश करी हुई है, म्यूचुअल फंड में या स्टॉक में डायरेक्टली, और आपको हॉस्पिटल जाना है, आपको बेच करके हॉस्पिटल का पैसा चुकाना है, आपको मैं नहीं दे पाया, तो मेरे पे लानत है। जो गोल्ड क्यों भारत में इतना प्रचलित है कि हम कन्याओं को भी वो स्त्रीधन देते हैं ना, कि भाई सोने की अंगूठी, सोने का कड़ा कुछ देते हैं, जिससे प्रॉब्लम में होगा तो वो बेच बाच के, भले 5% भी मिले, वो बेच पाए घर पे आ जाना। लिक्विडिटी मिलती है, तो हम लिक्विडिटी दें, तब तो जाके लोगों को स्टॉक मार्केट में भरोसा बढ़ेगा। तो लोग ने कहा कि नहीं, मार्केट गिर जाएगा, 50% गिर जाएगा, लेकिन उस 100 रुपये का 50 भी गनीमत है ना, कुछ तो क्योंकि नहीं तो जीरो मिलता था ना, भले पड़ा हुआ है लेकिन काम का नहीं है। तो और फिर लोगों ने कहा लेकिन सरकार नहीं मानेगी, सरकार ने तो अनाउंस कर दिया। मुझे पता था कि सरकार को चालू रखना था, क्योंकि एक सप्ताह पहले ही सरकार ने स्टॉक ब्रोकिंग को एसेंशियल सर्विसेज में डाला था। तो ये जो प्रक्रिया होती है एक दिन में नहीं होती है, भले हमें लगता है एक दिन में हो गई, लेकिन उसके तो आगे बहुत काम करते हैं सरकार में भी। तो हमें तो पता था कि ये करना है, और फिर रातों रात सबने काम किया, आरबीआई में, सेबी में, सभी एक्सचेंजेस ने, और मिलकर वो दूसरे दिन जो 10 बजे पे आउट होता है नॉर्मली, वो 9:30 को कर दिया। सबको कह दिया कि भाई भारत का मार्केट ओपन है। ऐसा नहीं कि सभी मार्केट ओपन रहे, विश्व में कई मार्केट्स थोड़े क्लोज भी हो गए थोड़े दिनों के लिए, हमने 1 सेकंड भी क्लोज नहीं रखा। लेकिन उसके बाद जब वो कोविड में हम जा रहे थे मार्च 2020 में, तो करीब 2-2.25 करोड़, मैक्सिमम 2.5 करोड़ निवेशक नहीं थे भारत में। आज टोटल 14 करोड़ निवेशक है, उसमें से 12.7 ऑलमोस्ट 13 करोड़ तो एनएसई अकेला सर्विस करता है। तो वो जो नंबर उससे बढ़ा, लोगों का भरोसा बढ़ा कि ये भी एक एसेट है जो कठिन समय में, भले 40% गिर गया मार्केट, लेकिन उसके बाद जो ऊपर आया। तो ऐसे समय आएंगे जब मार्केट जाता भी है, और स्वाभाविक उसके कारण भी होते हैं। लोग कोविड की धारणा में कि इतने % मर जाएंगे, ऑलरेडी टीवी पे लग रहा था कि पूरा विश्व ही मर जाएगा, तो लोग अपना जो भी बेच रहे थे कि भाई इसमें प्रॉफिट नहीं बन सकता। बट जैसे जैसे आगे बढ़ा, नंबर ऑफ पीपल, कैजुअलिटी इंक्रीज बट नॉट एज मच, तो लोगों को धीरे धीरे लगा कि भाई ये तो
ब्रॉडली उतना नहीं है, और ऑफ कोर्स वैक्सीन वगैरह भी आ गई, भारत ने भी अपना वैक्सीन बना लिया, तो उसके बाद जो मार्केट बढ़ा वो एक अकल्पनीय था। तो मेरा ऐसे समय, और 100 साल में पहली बार हुआ था 2020 में, जो 1918 में जो हुआ था, वो उसके बाद ये ऐसा प्लेग जैसा वातावरण किसी ने देखा ही नहीं था विश्व में। 2020 में एक बड़ा संकट आया विश्व पे, और भारत ने अच्छे से निपटाया, खुद को चलाया अच्छे से, लेकिन विश्व को भी चलाया, बिकॉज बैक ऑफिस तो हम ही देते हैं सभी को। तो वो जो उसके बाद जो मार्केट बढ़ा, तो दैट टेल्स यू कि भाई ऐसे 6-7 साइकिल पिछले 30 सालों में निफ्टी के अंदर आए हैं, और सभी समय क्यों निफ्टी के दाम बढ़ते हैं, क्यों, और मेरे जैसे व्यक्ति हो, जैसे आपने कहा ना कि कोई घबरा जाके बेच भी देता है वॉलेटिलिटी की वजह से, क्योंकि हमें लगता है कि हमने बहुत मुश्किल से पैसे कमाए हैं और उसके बाद उसकी और मुश्किल से पैसे बचाए हैं। अब पैसे न बढ़े तो ठीक है, लेकिन घटने तो नहीं चाहिए, तो हमारे लिए तो एफडी ही ठीक है। तो इसलिए हम वी ट्राई टू गो टवर्ड्स मोर सेफर इंस्ट्रूमेंट, और स्वाभाविक इक्विटी जो है रिस्की इंस्ट्रूमेंट है, डेरिवेटिव्स तो उससे 100 गुना रिस्की है। तो मेरा ये रहता है कि कहीं ना कहीं आपको 100 रुपये आपके पास है वेल्थ, तो उसमें से थोड़े एक तो घर लेना चाहिए, थोड़े एक को फिक्स डिपॉजिट में डालना चाहिए, थोड़ी ज्वेलरी पे ले लीजिए। उसके बाद जो है आपको हो सके तो 10-15%, अधिक से अधिक 20% आपको स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। और सुबह खरीद के शाम को बेचने को निवेश नहीं कहते, उसको सट्टा कहते हैं। तो आपको टेलीविजन बता देंगे कि आज स्टॉप लॉस है, वो लॉस है, आपको लगा मैं एक्सपर्ट हो गया। कोई एक्सपर्ट नहीं हो जाता है ऐसे ही टीवी देख करके। और सिमिलरली न्यूज़पेपर में भी आएगा इसका ये है, उसका वो है। तो आपको निवेश करना है 3-5 साल 10 साल करिए मिनिमम, और उसके लिए अपने पास क्षमता नहीं है, या तो अपने पास उसका अभ्यास नहीं है, अभ्यास करने के समय भी नहीं है कहीं, क्योंकि हमारे नॉर्मल धंधे रहते हैं, नॉर्मल काम भी रहता है। तो हमें एक्सपर्ट के द्वारा जाना चाहिए, जैसे फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं, जिनका काम ही है आपको, जैसे हम कोई बुखार आता है तो टाइलेनॉल ले लेते हैं, ठीक है, या कोई पैरासीटामोल ले लिया, ठीक है, बट फाइनली बड़ी चीज़ होती है, या तो बुखार थोड़ा लंबा चला तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है ना, खुद का मेडिसिन तो नहीं कर सकते। वैसे ही फाइनेंस भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे हेल्थ इम्पॉर्टेंट है वैसे ही फाइनेंस है। तो हमको एक्सपर्ट के द्वारा, जो डॉक्टर जैसे ही समान है, जैसे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हो, एडवाइज़र हो, या पोर्टफोलियो मैनेजर हो, या म्यूचुअल फंड के मैनेजर हो, उनके द्वारा हमको निवेश करना चाहिए, जिससे ये जो हम हड़बड़ी में आके, घबराहट में आके जो चीज़ कर लेते हैं, जो हमको नहीं करना चाहिए। और लंबी अवधि का जो भी चीज़ करोगे, क्यों, मेरा यही मानना है कि जो भी व्यक्ति भारत के ग्रोथ पे पैसा लगाएगा वो खरा उतरेगा। जैसे मैंने कहा, निफ्टी का हमने बनाया था 1000 था 95 में नवंबर 3, तो आज 30 साल से थोड़े एक और महीने हुए, आप 25,000 रुपया खाली कैपिटल पे है, डिविडेंड लोगे तो करीब 30,000 रुपया होगा। तो कोई भी ऐसा एसेट क्लास नहीं था पिछले 30 सालों में, 10 साल में, 20 साल में, 30 साल में, 5 साल में, जितने भी आप लगा लो, तो ऑन अ लॉन्ग टर्म क्यों हुआ ये? हमने करीब, निफ्टी ने 12-12.5% का CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट आपको दिया, जो कोई दूसरे एसेट क्लास ने नहीं दिया। जब भारत ने 6.5%, 7% का एवरेज ग्रोथ किया है पिछले 30 सालों में, कोई साल में नीचे भी हो गए, जैसे कोविड के काल में हम नीचे भी आ गए थे, नेगेटिव चले गए थे, बट ओवरऑल 6.5-7% का आपने ग्रोथ किया, उसके सामने आपको करीब 12-12.5% का रिटर्न्स मिला। अगले 30 साल में आपको लग रहा है कि भारत उतना ही ग्रोथ करेगा या उससे अधिक ग्रोथ करेगा, तो उससे अधिक रिटर्न आपको 1000 का जो 25,000 हुआ, हो सकता है उसका सिमिलर रिटर्न्स और बेहतर रिटर्न आपको मिलेगा, जो भारत आपको लग रहा है ग्रोथ करेगा। और भारत आपको क्यों लग रहा है ग्रोथ करेगा? आपको भी धारणा बनानी है, जैसे एक्सपर्ट बनाते हैं, तो आपको भी धारणा बनानी है कि आपकी क्या धारणा है, क्यों ग्रो करेगा? तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि जो देश में टेक्नोलॉजी का एडप्शन होता है, वो देश दूसरे देशों से आगे आता है। जो समाज टेक्नोलॉजी का अडॉप्ट करता है ज़्यादा अधिक गति से, तो वो समाज भी दूसरे समाज से
ज़्यादा तेज गति से विकास होता है। और वो जो टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन कौन कर सकते हैं, समाज की अपनी खुद की रचना होती है। जो कई समाज होते हैं वो टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, कई समाज कर पाएंगे। तो आज भारत एक ऐसे मकाम पर पहुंचा है। मैं कई बार कहता हूं कि 2000 साल पहले, 5000 साल पहले भारत टेक्नोलॉजी का सुपर पावर था। आप सर्जरी देखिए, आप गुरुत्वाकर्षण देखिए, ऐसी कोई भी चीज़ जो इम्पोर्टेंट मानी जाती है आज साइंस में, तो वो भारत से आई थी। इवन सर्जरी हो, इवन डेसिमल सिस्टम हो, जो हमने, बट कई 1000 साल पहले हमने इन्वेंशन छोड़ दिया। लोगों ने आके हमसे सीखकर हमको गुलाम बना दिया। तो 1000 साल जब टेक्नोलॉजी की रेस हम हो रही थी, तब हम स्टेडियम में भी नहीं थे, हम कहीं दूर दूर थे। लेकिन पिछले 30 सालों में कुछ तो हुआ जिससे टेक्नोलॉजी की रेस में जब आज वो रन हो रही है, उसमें हम सेंटर पे है, हम स्टेडियम में भी और फर्स्ट लेन में हैं। तो क्यों हुआ और क्यों ऐसा आगे होता रहा? क्योंकि हमारे पास जो डेमोग्राफिक्स है ये यंग है। आप अभी हमारा एवरेज एज करीब 28-29 है और 1.4 बिलियन पीपल, 140 करोड़ लोग हैं, और आगे 50 साल तक हम यंग रहेंगे। बट आप देखिए जापान ओल्ड हो गया बहुत सालों से, अभी एवरेज एज बहुत ज़्यादा 50 से भी ऊपर है। चाइना सडनली ओल्ड हो गया वन चाइल्ड पॉलिसी में। साउथ कोरिया अगले 30 साल में या 40 साल में उनकी जो आज बस्ती है, कमी है, उससे आधी हो जाएगी। चाइना 2000 के साल में इंडिया से आधा होगा पॉपुलेशन में। आप इंडिया को देखिए, यंग पॉपुलेशन है, अपने इर्द गिर्द दोनों तरफ वी हैव यंग पॉपुलेशन, reasonably large countries, although we think they are small compared to the world size, they are large, but they can't adapt to new technology because they want to go back in history. You go to Africa, it is unstable, otherwise it's a interesting young population. Europe you go, it is old population. America is old population, remained young because people were migrating. 2025 में अमेरिका में 2024 के कंपैरिजन में कम लोग थे फिजिकल, क्योंकि इट इज एन ओल्ड कंट्री, जस्ट दैट बाहर से लोग आ रहे थे इसलिए वो बन रहा था, वो भी रोक, अब वो रोक दिया। तो जो कंट्री में एडॉप्शन टेक्नोलॉजी का होता है और जो लंबी अवधि के लिए यंग रहेगा, वो कंट्री सबसे ज़्यादा पैसा धन बनाएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी से ही धन बनता है। और टेक्नोलॉजी कौन सीखेगा? यंग लोग। आपको उसको उत्पाद करने की जरूरत नहीं है, मैंने यू डोंट हैव टू इन्वेंट, आपको एडप्ट करना है। तो जैसे कंप्यूटर, हमने, कई लोग कहते हैं कि एआई की रेस आपने लूज कर ली क्योंकि आपने फंडामेंटल मॉडल नहीं बनाए। तो हमने कौन से कंप्यूटर का इजाज़ किया था ना, हमने कंप्यूटर चिप्स नहीं बनाई, हमने यूनिक्स नहीं बनाया, हमने डेटाबेसेस नहीं बनाए, लेकिन सबसे बेहतर इस्तेमाल तो हमने किया खुद के लिए भी और विश्व के लिए भी। तो एआई भी एक तरह से आईटी का ही अलग ग्रुप है। तो उसमें हमारे जो यंगस्टर्स है वो सीख के उसको विश्व के लिए यूज़ करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा धन बनेगा, तो वो जो एडप्टिव जो सोसाइटी है वो बनाएगी। तो मुझे लग रहा है जो हमने, और टेक्नोलॉजी का जो वेग है वो अभी बढ़ रहा है। पहले जो टेक्नोलॉजी आती थी स्लोली आती थी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो तो करीब 120 साल लगा, आज भी कई गाँव में हम इलेक्ट्रीफाई कर रहे हैं। कार को लगा 80-90 साल, टेलीविज़न को लगा 60 साल, मोबाइल को लगा 40 साल, लेकिन टिकटॉक को लगा 2 साल। तो टेक्नोलॉजी जिस गति से व्याप होती है विश्व में, उसका व्याप बढ़ गया। इसका मतलब है कि वेल्थ क्रिएशन का भी जो स्पीड बढ़ेगा, तो अगले 30, 40, 50 सालों में इतना वेल्थ बनेगा जो पिछले 10,000 सालों में नहीं बना। और वो कौन बनेगा? यंग पॉपुलेशन किसके पास है? इंडिया के पास। टेक्नोलॉजी एडॉप्शन किसके पास है? आज आप देखोगे विश्व में सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी यूसेज भारत में। भले पर कैपिटा इनकम कम है, लेकिन सबसे ज्यादा पर कैपिटा बैंडविड्थ यूजेस हमारे पास है। यूपीआई जो भी हम करते हैं, हर एक पैसा भी हमको भेजना है किसी को, तो हम मोबाइल के द्वारा भेजते हैं। वो विश्व में कहीं पर नहीं है, चाइना में भी नहीं है। तो वो जो चीजें हैं वो हमारा एक कहना एक बेस है जिसके ऊपर हम आगे बढ़ने वाले हैं। और मुझे कोई संदेह नहीं है, माने जो विश्व पिछले 10,000 सालों में बढ़ा है वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही बढ़ा है। और जो देश ने उसको अपनाया, नई नई चीज़ों को अपनाया, उसको रोका नहीं,
वो देश आगे बढ़ा, वो समाज आगे बढ़ा। तो अगले 30-50 सालों में भारत इतनी प्रगति करेगा जो हम सोच नहीं सकते। तो उसके सामने आपने जो भारत की कंपनियों में निवेश किया है तो उनका जो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा तो स्वाभाविक है कि इंडेक्स की संख्या भी आगे जाके पिछले जो 30 सालों में बढ़ी है उससे और अधिक बढ़ने की संभावना है। आशीष, आपने डेरिवेटिव्स की बात की और आप वो इंसान हैं जो ये टेक्नोलॉजी, यूटिलिटी देश में लेके आए, लिटरली कंस्ट्रक्ट किया। और जो मैं क्लास कह रहा था जो आपने ली थी, यही समझाने के लिए हमें ली थी। और जो लॉजिक था डेरिवेटिव्स का, जो मुझे जहाँ तक याद है आपकी क्लास, वो ये था कि ये एक आपको हेजिंग ऑप्शन प्रोवाइड करती है। यानी कि अगर आप कैश मार्केट में लॉस पे हैं तो फ्यूचर्स में आप एक पोजीशन ले सकते हैं। उससे अगर बहुत बड़ा कैपिटल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए एक हेजिंग मैकेनिज्म बन जाता है। और ये किसी भी चीज़ के लिए बन सकता है, फ्यूचर्स, इक्विटी हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, कुछ भी हो। कहीं ना कहीं जो रिटेल इंडिविजुअल लोग थे वो इसे एक सट्टा बनाकर आ गए। और हाल ही में हमने देखा कि जैसे इन पर एसटीटी भी बढ़ा दी, और सरकार, जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने बाद में ये भी एक्सप्लेन किया ये कोई रेवेन्यू कलेक्शन नहीं है, ये स्पेकुलेटिव गैम्बलिंग टाइप एक्टिविटी को कर्ब करने की कोशिश। तो बिल्कुल सेबी की रिपोर्ट है जिसमें कहा है इंडिविजुअल्स में 9 आउट ऑफ 10 मेक लॉसेस। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बेबी को बाथटब से निकाल दिया, कि जो एक बड़े निवेशक हैं, और कई लोगों ने उस पर लिखा है, आपकी एज एन एक्सचेंज भी एक प्रेस रिलीज आई थी कि आपने रिव्यू भी की मांग की है, लेकिन कहीं आपको लगता है कि जैसे कि जो एक फैसिलिटी थी, प्रोडक्ट था, जो एक बड़े निवेशकों, अक्लमंद रिसर्च्ड निवेशकों के लिए ये था हेजिंग टूल, क्योंकि इंडिविजुअल आके उसमें आके गेमिंग या सट्टे की तरह उसको ट्रीट करने लग गए कि जो मेन कोर हेजिंग का पर्पस था वही अब हमने अफेक्ट कर दिया बड़े निवेशकों के लिए। एक हर समाज में खास करके जो डेमोक्रेसीज होती है उसमें एक सरकार को एक सोचना पड़ता है कि जो निचले तबके के लोग हैं उनको कैसे बचाया जाए, उनको बदियों से कैसे बचाया जाए, क्योंकि वो बड़ी मुश्किल से धन बचा पाते हैं और फिर उसको लॉटरी में या गेमिंग में या ऐसी चीज़ों में वो गंवा देते हैं। तो उन पे सबसे ज़्यादा भारी पड़ता है, क्योंकि जो धनवान है, जो हैंडल कर सकते हैं, उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो हैंडल नहीं कर पाएंगे उसके लिए क्या। तो सरकार जो रहती है वो हरदम तत्पर रहती है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवन डेमोक्रेसी। जैसे अमेरिका में आप देखोगे तो लेसे फेयर है, मीन्स आपका पैसा गया तो गया, मेरे पास आके मत बताना। भारत में हम लोग ऐसे नहीं हैं। हम लोगों को जब पैसा बनाते हैं तो हमें लगता है कि हमारा इंटेलिजेंस से बनाते हैं, भले टिप से बनाते होंगे, लेकिन हमें लग रहा है कि हम इंटेलिजेंट। जब पैसे चले जाते हैं हम सरकार को जाके ब्लेम करते हैं कि उसने मुझे रोका क्यों नहीं। तो भारत की सरकार का ये एक बेसिक फ्रेमवर्क है, उसको आप बदल नहीं सकते। आप बोल सकते हो फ्री मार्केट ये वो वगैरह, लेकिन हकीकत तो ये है कि जब पैसा किसी का जाएगा तो सरकार को ब्लेम करेगा, रेगुलेटर को ब्लेम करेगा, इसलिए वो ज़्यादा चौकन में रहते हैं। तो जब ऐसे कंटिन्यूअसली डेटा एक आपको मिलता है कि भाई छोटे लोग जो है उसमें पैसे गंवा रहे हैं, तो कोई भी सरकार जो है उसके ऊपर उसको कोशिश करेगी उसका एक तरह से बंद करा जाए या तो उसको कंट्रोल करा जाए, जिससे छोटे लोगों का जो भी बचत है वो खराब ना हो और अच्छी जगह पे वो निवेश करेंगे, ऐसा मानना है। अब यहाँ पे बंद करके वहाँ कहीं और जाएंगे, उसमें अच्छा होगा कि नहीं पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो बंद करना पड़ेगा। तो फॉर मी, मेरा ऐसा मानना है कि आपको छोटे लोगों को वहाँ ट्रेडिंग करने से बचाना है तो आपको एक फ्रेमवर्क लाना चाहिए जिसको मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया कहते हैं। वो मिनिमम लेवल कर दीजिए, फिक्स वही क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया तय कर दीजिए। जैसे अब सिंगापुर में है, अमेरिका में, सब जगह पे डेरिवेटिव्स में कौन ट्रेड कर सकता है उसका एक मिनिमम फ्रेमवर्क तैयार है कि जिससे ब्रोकर वो व्यक्ति को उसको नहीं ले सकता। भारत में तो पूरा ऑटोमेशन है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जिसने इतना टैक्स भरा है पिछले साल, उसके ऊपर के ही व्यक्ति को आपको ट्रेडिंग करवाना है तो
क्योंकि जो भी व्यक्ति स्टॉक मार्केट में आता है वो पैन नंबर इज मिनिमम फॉर अस। तो पैन नंबर के द्वारा हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति को अलाउड है, ये व्यक्ति को नहीं अलाउड। तो ये सामान्य सी चीज है, क्योंकि जो टैक्स बढ़ाने से यू आर नॉट गोइंग टू सेव एनीवन, क्योंकि टैक्स इतना छोटा है वो, क्योंकि एसटीटी है, ट्रांजैक्शन टैक्स है वो। 1 करोड़ पे प्रॉब्ली आप 10,000 लगा रहे हो, उसका 20-20 हजार करो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है उतना। लेकिन आपको छोटे व्यक्ति को बचाना है तो आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट है जो आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। तो मेरा ऐसा है कि किसी ने बताया नहीं होगा कि ऐसे भी हम कर सकते हैं, इसलिए हम कहते हैं ना कि कई बार हमें लग रहा है यही इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम ये सब कर सकते हैं, बट हकीकत है कि इट्स नॉट अ इंस्ट्रूमेंट विच इज इफेक्टिव, क्योंकि पिछले 5 साल में 4 बार एसटीटी बढ़ चुका है। तो ऐसा भी नहीं कि निवेशक कम ट्रेडिंग करना शुरू किया। ऑफकोर्स सेबी ने जो नए रेगुलेशंस बनाए उसका भी असर हुआ है, मार्केट में जो डेरिवेटिव्स की जो ट्रेडिंग है काफ़ी कम हुई है। लेकिन फिर भी सरकार की जो समस्या है कि छोटे लोगों को इसमें ट्रेडिंग न करने दे, तो वो बहुत अच्छी बात है और उसको इस तरह से हम निपटा भी सकते हैं। जहाँ तक सवाल है कि डेरिवेटिव्स यूजफुल है कि नहीं, तो जैसे मैं कई बार कहता हूँ कि हमारे घर में एक हर आपको रसोई घर में मिल जाएगा एक इंस्ट्रूमेंट, जिसका नाम है चक्कू या नाइफ। तो नाइफ यूजफुल भी है और उसको गलत तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डेंजरस है ना। तो अब कई सरकारें जो उससे भी डरती है। चाइना में अमुक प्रांतों में आपका घर का जो नाइफ है उसको चेन से बांधना पड़ता है, कि सरकार उसके खिलाफ भी है कि भाई ये रिवॉल्ट ना हो जाए किसी व्यक्ति को। तो बट हमारे घर में भी हम बच्चे के हाथ में तो चक्कू नहीं देते ना, जो हैंडल कर सकते हैं उसी के हाथ में होना चाहिए, नहीं तो ऊपर रखते हैं, ध्यान से रखते हैं। तो फॉर मी इट इज़ अ यूजफुल टूल। नाइफ के बगैर तो खाना ही नहीं बनेगा, हर रोज की इस्तेमाल की वस्तु है। तो डेरिवेटिव्स भी, जैसे कई बार जैसे मैंने वो क्लास जो ली थी उसमें भी कई उदाहरण दिए थे, आज भी लोग याद करते हैं। उसमें एक ये भी था कि आपके जीवन में आप थोड़ा पैसा कमा लेते हो, फिर क्या करते हो? लाइफ इंश्योरेंस लेते हो, हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो, तो वो क्या है? वो भी एक ऑप्शन है। करेक्ट। अगर मैं बिल्कुल, है ना, आप यहाँ दिल्ली से आ रहे थे मुंबई, आपने क्या किया? आपने एयरलाइन की टिकट खरीदी एक दिन, पर्टिकुलर दिन आने के लिए, और एक समय की जो फ्लाइट थी उसी की टिकट ली, वो भी एक ऑप्शन था। तो हम ऑप्शंस और फॉरवर्ड का जो फ्यूचर्स फॉरवर्ड दोनों समान है, उसको हर जीवन में हर चीज में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। तो और जिनको उसकी एक्सपर्टीज नहीं है उनको उसमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसका रिस्क भी ज़्यादा रहता है। इसलिए सरकार का जो निर्णय है उसको कैसे इम्प्लीमेंट करे और इफेक्टिव इम्प्लीमेंट करे, उसका ही हम एज एन एक्सचेंज हमारा तो वही रहता है कि भाई इन्वेस्टर का भी हित हो और सरकार की जो भी मंशा है प्रोटेक्शन वगैरह देने की वो भी पूरी हो। तो इसलिए हमने ये सजेस्ट किया हुआ है। हैरानी की बात यह है आशीष कि आपने इस देश का सबसे मॉडर्न स्टॉक एक्सचेंज क्रिएट किया और आज आप ही की कंपनी, वही स्टॉक एक्सचेंज, अनलिस्टेड मार्केट में ट्रेड हो रही है और सब लोग इतने उतावले हो रखे हैं कि आप आईपीओ कब ला रहे हैं। मतलब आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये एक्सचेंज के शेयर अनलिस्टेड में इस तरह से इतनी डिमांड इनकी होगी। बट अब लग रहा है आपको, क्योंकि काफ़ी कुछ आपको क्लीन अप करना पड़ा आने के बाद, यहाँ पर घर वापसी हुई आपकी, और आपको कई चीज़ें, रेगुलेटरी इश्यूज थे, कई चीज़ें थी, वो सब क्लीन अप करना पड़ा। वो सब हो गया अब तो, इन प्रिंसिपल तो आ भी गया आपको। तो क्या जो निवेशक हैं आपके काफ़ी अब हो गए हैं अनलिस्टेड स्पेस में, उनके क्या उम्मीद है कि इस साल आप एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी होंगे? जरूर होंगे। हमारे लिए तो प्रोसीजरल है एज एम्प्लॉइज़, क्योंकि हमें कोई स्टॉक ऑप्शंस नहीं है, हमें कोई प्रॉफिट शेयरिंग भी नहीं होता है, बिकॉज वी आर ऑल्सो रेगुलेटर्स इन इंडिया। तो एक तरह से वैसे देखा जाए तो हम जो लिस्टेड कंपनी होती है वो लिस्ट करती है अपने आप को, तो उसमें क्या करते हैं कि दे हैव टू कमिट टू गिव क्वार्टरली रिजल्ट्स,
मटेरियल इन्फॉर्मेशन एज एंड व्हेन दैट हैपेंस। तो हम तो वैसे भी करते आए हैं पिछले। आपने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज चलाया, वो लिस्टेड Correct. एंटिटी थी हाँ, आपकी, वो मैंने ही करवाई दौरान थी। आपने लिस्टेड की, तो वो तो इशू है नहीं। राइट। सो हम इवन एनएससी में जब से मैं आया हूँ तब से हम क्वार्टर रिजल्ट्स हर जैसे लिस्टेड कंपनी देती है वैसे ही करते हैं। इवन जो मटेरियल इवेंट्स होती है वो भी तुरंत ही डिक्लेयर कर देते हैं। क्वार्टरली जो इन्वेस्टर कॉल भी करते हैं इन्वेस्टर को समझाने के लिए हमारा काम कैसे चल रहा है वगैरह। तो वो जो भी लिस्टेड कंपनी को करना होता है हम करते हैं। लेकिन जैसे आपने वो जो जिक्र किया जिसका कि अनलिस्टेड में भी ज़्यादा लोग ट्रेडिंग भी कर रहे हैं और एक तरह से एक शिकार भी हो रहा है कोई जालसाजी का, कि जो जिनके पास शेयर नहीं है एनएससी के वो भी बेच के पैसा लेके भाग रहे हैं, क्योंकि वो एक तरह से एक्सचेंज पे ट्रेडिंग नहीं है। क्योंकि एक्सचेंज पे ट्रेडिंग नहीं करने से आपको खर्चा भी ज़्यादा लगता है। आप अंधेरे में ट्रेडिंग कर रहे हो तो हो सकता है कि आपको पता ही नहीं हो कि क्या दाम में एक्चुअली ट्रेड हुआ है और क्या दाम में आपको मिल रहा है, या तो आप बेच रहे हो तो आपको कितना एक्चुअल पैसा मिल रहा है, क्या ब्रोकरेज चार्ज हो रहा है, कोई भी चीज़ का आपको पता नहीं है। जब एक्सचेंज पे ट्रेड होता तो आपको खर्चा भी कम लगता, ब्रोकरेज भी कम लगता, और ऊपर से एक तरह से सरकार का प्रोटेक्शन जो मिलता है सेबी द्वारा, एक्सचेंज द्वारा, वो भी सब आपको मिल जाता। तो वो एक्सचेंज को लिस्ट करने में स्वाभाविक है कि कोई भी कंपनी लिस्ट होती है तो उसका जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस जिसको कहते हैं, उसकी जो कार्यक्षमता है वो बढ़ती है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। तो उसमें कोई दो राय नहीं है। जो समस्याएं थी एनएससी में पिछले 10 साल में वो सब अब समाप्त हो चुकी है, और सरकार ने भी और खास करके सेबी ने भी अब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया है आईपीओ के लिए। अब मुझे लग रहा है 3-4 महीने में प्रोस्पेक्टस बन जाएगा। हम लोग उसको फाइल कर देंगे सेबी से, और फिर जो उतना समय लगता है उनको वापस उसको अभ्यास करके अप्रूवल देने के लिए या क्वेश्चन पूछने के लिए, तो और 2-3 महीना, तो टोटल 6-7 महीने से अधिक मुझे लग रहा है कि नहीं होगा आईपीओ आने में। लेकिन आईपीओ आने से आज जो हमारे करीब 1,95,000 निवेशक है वो उससे कई गुना अधिक हो जाएंगे, और कई लोग जो है हमारी स्टॉक का ट्रेडिंग अच्छे से कर पाएंगे और निवेश कर पाएंगे। तो वही, अदरवाइज ऐसे नहीं कि एम्प्लॉयज़ को कुछ उससे फ़ायदा होगा। नॉर्मली कंपनी का जो ओनर होता है वो जब लिस्ट करता है तो उसका जो धन अधिक बढ़ता है, हमारा काम बढ़ेगा, सब पगार नहीं बढ़ेगा, लेकिन फिर भी करना तो पड़ेगा। ये बताइए आशीष के आपने ये जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज है, एसएमई बोर्ड है, जब आपसे मेरी बात होती है, कभी हम दोस्त की तरह भी जब मिलता हूँ आपसे, तो हमेशा कहते हैं कि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है आपके लिए। ये बीएससी में भी थी, यहाँ भी है, एज अ फिलॉसफी। इस पे कुछ प्रोग्रेस कर पाया? मेरा एक क्योंकि इतना पूरा जीवन मार्केट्स में निकल गया, तो स्वाभाविक व्यक्ति सोचता है कि भाई ये क्या कर रहे हैं हम और क्यों कर रहे हैं। एक तो है कि जो धन का जो मार्केट है, लंबी अवधि के लिए जो धन निवेश का जो मार्केट है, वो हमने ठीक कर दिया। आज डिस्पाइट बीइंग पुअर पर कैपिटा, लो पर कैपिटा इनकम कंट्री, $3,000 कोई बड़ा चीज़ नहीं है। अमेरिका का आज पर कैपिटा इनकम $85,000 है, हमारा $3,000 है। फिर भी, और कई देश जो हमसे 10-10 गुना, 20-20 गुना पर कैपिटा इनकम लेके बैठे हैं, लेकिन उनके पास इतना मार्केट नहीं है जितना हम पूरे भारतीयों ने खड़ा किया। तो एक जो ट्रस्ट बना है मार्केट में भारत में, आज भारत का हर व्यक्ति 30% घर आज स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं। तो कुछ न कुछ तो अच्छा हुआ है। एक व्यक्ति कोई अरुणाचल प्रदेश में बैठ के, कोई अंडमान में बैठ के, कोई लद्दाख में बैठ के, सेलम तमिलनाडु में कोई कंपनी में निवेश करता है, तो उसको कितना भरोसा होगा कि मेरे 1,000 रुपया बातल नहीं जाएंगे, यहाँ पर कोई ना कोई उसको बढ़ाएगा आगे और मुझे उसका प्रॉफिट मिलेगा। कितना बड़ा भरोसा बना है। तो ये जो मार्केट को स्ट्रक्चर करना, उसको रेगुलेट करना, उसको ऑपरेट करने का एक कला जो भारत ने सीखी है, भारतीय एक्सचेंजेस ने, भारतीय रेगुलेटर्स ने, भारतीय पार्लियामेंट ने, सभी ने, जुडिशरी ने, उसको कैसे दूसरे एरियाज में लिया जाए जिससे दूसरे मार्केट्स भी हम और बेहतर कर पाए। क्योंकि जिस आपने देखा होगा कि एक कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के बीच में पिछले सदी में झगड़ा हुआ और हमें लगा कि कम्युनिज्म हार गया, लेकिन जीता कौन? तो मार्केटिज्म जीता, कैपिटलिज्म नहीं जीता। आज
चाइना कम्युनिस्ट है फिर भी मार्केट पे ही जिंदा है। वियतनाम में हर घर के बाहर कुछ लिखा होता है, जो मैंने किसी को पूछा कि ये क्या है, उन्होंने बोला कम्युनिस्ट पार्टी का नाम लिखा है। कम्युनिस्ट कंट्री में भी मार्केट ही चलता है और कैपिटलिस्ट कंट्री में भी मार्केट ही चलता है। हम थोड़े बीच वाले लोग हैं, हमारे वहां भी मार्केट ही चलता है। तो मार्केट को बेहतर बनाएंगे तो समाज बेहतर बनेगा। तो कौन कौन सी जगहों पे हम मार्केट को बेहतर बना सकते हैं? जैसे इलेक्ट्रिसिटी में, जैसे आपने जिक्र किया कि हम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट को क्लीन करना चाहते हैं। लास्ट ईयर हमने इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स बनाया, स्पॉट मार्केट 40% गिर गया। लोगों को फायदा हुआ ना। सरकार ने कपलिंग का भी अनाउंस कर दिया। तो अभी हम कोल का मार्केट है, कोयले का मार्केट, उसमें हम स्पॉट मार्केट की रचना करने जा रहे हैं कि जिसमें अगेन कोयला बहुत बड़ी चीज है भारत के लिए। और हम लोग आज, पहले तो हम चिगड़ी जलाते थे, आज तो घरों में मोदी जी ने वो गैस का स्टोव दे दिया तो हम नहीं करते हैं। लेकिन वो जो कोयले का उत्पाद है, उसका जो खरीद फरोख्त है, बहुत बड़ा धंधा है, उसको कैसे हम ट्रांसपेरेंट बनाए। तो मेरा काम वही रहता है कि कैसे हमने जो सीखा, ये विद्या जो सीखी है भारत, नॉट मी बट टुगेदर मीडिया, सबने सीखा है कि ये मार्केट्स को कैसे बेहतर से बेहतर बनाए, मार्केट प्लेस और ट्रांसपेरेंट बनाए। उसको क्वेश्चन पूछे, गलत हो जाए तो गलत क्या है वही पता चले, तो हमको आज पता चले तो कैसे ये मार्केट्स को बेहतर बनाए। उसी के दौरान ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज की भी एक रचना का 2019 में आदरणीय वित्त मंत्री जी ने ऐलान किया था कि हम सोशल स्टॉक एक्सचेंज बनाएंगे। तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज, अब नाम तो स्टॉक एक्सचेंज लिखा हुआ है तो डोनेशन। तो जब स्टॉक एक्सचेंज लिखा है तो सेबी के पास गया कि भाई सेबी उसको रेगुलेट करेगी। अब सेबी ने कहा इसमें तो कोई सिक्योरिटीज ही नहीं है, कोई प्रतिभूति है ही नहीं, तो हम रेगुलेट कहाँ से करेंगे? तो फिर एक सिक्योरिटी बनाई गई, जीरो कूपन, जीरो प्रिंसिपल करके, ZCZP, कि जिसमें आप खरीदते हो उसको, बट उसका आपको वापस कुछ नहीं मिलना है, आपने डोनेशन दिया है। उसमें ATG भी नहीं था। CSR में भी वो जो डोनेट आप करते हो, वही NGO को आप सेपरेटली डोनेट करोगे तो आपको ATG भी मिल जाएगा, CSR में भी आपको वो मिल जाएगा। लेकिन इस स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू करोगे तो नहीं करेंगे। फिर भी हमने कहा चलो धीरे धीरे होगा। सरकार ने भी बाद में छूट दी है, जो ATG का तो अभी अनाउंस हो चुका है। तो हमने सोशल स्टॉक एक्सचेंज की रचना की, उसके कायदे भी बने, रेगुलेशन बना। आज करीब 150 से अधिक NGO वहाँ पर लिस्टेड है। करीब 15-20 ने फंड भी रेस किए हैं, किसी ने 50 लाख भी किया है भारतीय सुगम संगीत सिखाने के लिए, किसी ने ट्राइबल चिल्ड्रन को नॉर्मल एजुकेशन के लिए किया है, किसी ने फ्री हेल्थ केयर देने के लिए किया है, तो किसी ने 50 लाख भी नहीं रेस किया है, किसी ने 18 करोड़ भी किया है। अब और ज़्यादा लोग आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि जो चीज़ें हमने सीखी कैसे रेगुलेट करते हैं मार्केट को, वही चीज़ हम दूसरे एरियाज में कोशिश कर रहे हैं कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इवन डोनेशन का मार्केट ट्रांसपेरेंट हो। और हमारे ब्रोकर्स ने भी आगे आकर के, कईयों ने अब निवेशकों को डोनेशन के लिए भी सेम स्टॉक जो ट्रेडिंग है, वो एप्लीकेशन में डोनेशन भी, आपने कुछ 1000 रुपया डोनेट भी करना है तो आप अभी NSE के माध्यम से, कोई भी ब्रोकर के प्लेटफॉर्म के माध्यम से NSE के द्वारा आप डोनेशन भी कर सकोगे। तो ये सब चीज़ें हम कर रहे हैं इसलिए कि बाद में वो प्रोजेक्ट कह रहे हैं कि वो NPO NGO वो प्रोजेक्ट बनाएगा तो उसकी पूरी माहिती, जैसे एक्सचेंज आपको कंपनी का रिजल्ट आता है तो देती है, वैसे ही यहाँ पर भी हर क्वार्टरली, हर माइलस्टोन पे उनको ये सब देना पड़ेगा, जो हर एक निवेशक को मिलेगा। उसमें आपने उसमें डोनेट किया तो आपको जो मानसिक शांति मिलेगी या खुशी होगी, वही आपका एक तरह से रिटर्न्स है डोनेशन का, तो वही रिटर्न्स आता है। बट हमारा ऐसा है कि उसको भी कैसे ट्रांसपेरेंट बनाए, और सरकार ने जो स्टॉक एक्सचेंज, सोशल स्टॉक एक्सचेंज की योजना बनाई, वो इसी कारण बनाई कि भाई स्टॉक एक्सचेंज ने ये जो फ्रेमवर्क बनाया है वो कहीं और भी हम एक्सटेंड कर पाएंगे। विश्व में ऐसा नहीं कि ये पहला एक्सपेरिमेंट है सोशल स्टॉक एक्सचेंज, कई जगहों पे बनी लेकिन फेल हो गई क्योंकि वो अलग से बनी। लेकिन क्योंकि ये स्टॉक एक्सचेंज के अंदर बनी है सोशल स्टॉक एक्सचेंज, इसकी वजह से उसका जो एक्स्ट्रा खर्चा कुछ है नहीं, हम ही चला लेते हैं। तो उसकी वजह से उसको जो सक्सेस हुआ है वो विश्व में हमारे जितने लिस्टिंग किसी ने नहीं किए, NGO के भी, और फंड्स भी इतने रेज नहीं हुए। और हमारी सक्सेस के बाद अब पिछले 2 महीने पहले ही मलेशिया ने भी अनाउंस किया है कि वो लोगों भी सोशल स्टॉक एक्सचेंज बनाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि
हमने जैसे एसएमई का भी आपने जिक्र किया था कि हमारी जो एसएमई की जो संरचना की है हमने स्टॉक एक्सचेंज की, वो विश्व में कहीं नहीं चलती। बिकॉज जो एसएमई, भारत की एसएमई जो है वो वहाँ तो माइक्रो कंपनी गिनी जाती है। तो जो कंपनी खाली 1 करोड़ रुपया रेस करेगी, उसको तो 10 करोड़ रुपया, 50 करोड़ रुपया तो खाली रेस करने का खर्चा आता है। तो 1 करोड़ कौन रेस कर पाएगा जब खर्चा इतना ज़्यादा है? तो हमने नए मर्चेंट बैंकर्स बनाएंगे, नए लॉयर्स बनाए जो देश भर में अलग अलग गाँव में, शहरों में काम करते हैं और वहाँ से वो कंपनियों को लेके आते हैं। तो आज भारत में 1400 कंपनियां तो एसएमई में लिस्टेड है। एक चीज आपने जो नहीं बताई वो थी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू एक्सचेंजेस। यस, म्यूचुअल फंड खुद ही उनके खिलाफ थे एक्सचेंज डिस्ट्रीब्यूशन के। तो 2009 के अंत में मैंने जब शुरू किया, मैंने बीएससी ज्वाइन किया था अभी, तो म्यूचुअल फंड्स को इंटरेस्ट नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। आज 10 ट्रांजैक्शन होते हैं म्यूचुअल फंड के महीने में, उसमें से 9 ट्रांजैक्शन एक्सचेंजेस के द्वारा होते हैं। और जो व्याप हुआ है, जो एक्सपोजर और जो ओवरऑल फंड बना है म्यूचुअल फंड का, उसमें एक बहुत बड़ा कारण डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेमवर्क जो एक्सचेंज का मिला है आपको। ये 14 करोड़ निवेशक है भारत में, वो सभी के सभी आपके म्यूचुअल फंड में और कोई किसी के भी म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ऐसी कई चीज़ें जो हमने सीखी, हमने बनाई, विरोध भी हुआ। जैसे ऑटोमेशन हमने एनएससी के द्वारा किया स्टॉक मार्केट का, वो समय तो स्टॉक मुझे ब्रोकर ने बहुत विरोध किया था कि ये नहीं करना है क्योंकि ये तो हमारा जो फ्लोर पे एक्शन है वो चला जाएगा। बट आज उस समय 10 लाख लोग भारत में निवेश नहीं करते थे, आज 14 करोड़ लोग निवेश करते हैं। तो मेरा ऐसा कि कई बार नई चीज़ों का विरोध होता है, नई टेक्नोलॉजी का विरोध होता है, नई पद्धति का विरोध होता है, लेकिन जो हमने एज ए कंट्री वी हैव बीन पायोनियर्स इन मार्केट टेक्नोलॉजीज, मार्केट माइक्रो स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं, जैसे कैसे मार्केट्स बनने चाहिए। अब वो विद्या को कैसे हम अलग अलग मार्केट्स में ले जाए, स्पॉट एग्रीकल्चर में ले जाए और कई जगहों पे ले जाए जहाँ पर हम थोड़ा प्रकाश देंगे तो जो वहाँ पे गड़बड़ी है वो निकल सकती है और समाज के लिए ज़्यादा वो मार्केट उपयोगी हो सकते हैं। एक आखिरी सवाल आशीष, समय की तंगी है, आपके लिए कई यंग लोग आपको फॉलो करते हैं, लाखों, और इसलिए आप एक रोल मॉडल भी हैं उनके लिए। आपकी खुद की आपका जो बचपन था वो एक आम इंसान की तरह बीता। आप कोई सिल्वर स्पून लेके ऐसे पैदा नहीं हुए। आप आईआईटी बॉम्बे गए, वहाँ से आपने एक अपना करियर बनाया, एक पाथ चुना और बहुत सक्सेस भी मिला आपको। आपने अपने काम के ज़रिए जो सारे बड़े उद्योगपति हैं, लीडर्स हैं, ना केवल भारत में लेकिन विदेश में भी उनसे मुलाकात की, उनसे बातचीत की और उनकी नॉलेज जो भी है आपने समेटी। आज के जो यंग लोग आपको फॉलो करते हैं, अपने जीवन की लर्निंग से आप क्या 2 या 3 चीज़ें पैसों के बारे में या उसके प्रति एटीट्यूड के बारे में क्या बताना चाहेंगे? इन सबका अपना एक मानसिकता होती है और समय के साथ बदलती है। आप जो 20 साल में सोचते हो सके 40 साल में बदल जाती है, 60 साल में और बदलती है। तो हर एक व्यक्ति अपने जीवन में एक तरह से यूनिक है, अपने आप में एक अलग व्यक्ति है। तो एक ही जीवन का सार दूसरे जीवन में आसानी से जा नहीं सकता। लेकिन जो मैंने सीखा है या मैंने जो अनुभव किया है यही है कि मेरे परिवार के पास कोई बिजनेस नहीं था, तो मुझे काम ही करना था। मैंने एम्प्लॉयड, मैंने कोशिश करी एंटरप्रेन्योर बनने की और सक्सेस तो नहीं हुआ लेकिन पैसे बहुत बने कंपेयर टू जो मैंने काम किया। काम से मुझे नाम मिला, पैसा मुझे एंटरप्राइज से मिला। तो कई बार लगता है कि हर व्यक्ति को एंटरप्राइज बनानी चाहिए, खुद एक एंटरप्रेन्योर बनने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन समस्या सबकी होती है, संजोग होते हैं, समय होता है, उसके हिसाब से सब लोग को करना चाहिए। और कई बार जो कहते हैं कि पैसा हाथ का मैल है, मेरा ऐसा मानना है कि पैसे बहुत ज़रूरी है। पैसा हर समस्या का निवारण नहीं है, लेकिन
कई समस्या पैसा नहीं होने से खड़ी हो जाती है। तो पैसा हर एक व्यक्ति को बनाने की कोशिश करनी चाहिए, और बन गया तो उसको कैसे फिर निवेश करे या उसको कैसे संभाले, क्योंकि आप कई बार मैं वो भी कहता हूँ कि यू कैन बिकम रिच एक्सीडेंटली बट यू कैन नॉट रिमेन रिच एक्सीडेंटली। आपको पैसे, लॉटरी भी लग गई तो 10 दिन में चली जाएगी, आपको पता नहीं है, और ऐसे कई उदाहरण है मेरे पास। तो आपको पैसे संभालने की व्यवस्था भी सीखनी पड़ेगी जो आपको पैसे कमाने हैं तो, और अदरवाइज आप फाइनली जीवन में कितने रंग आपने देखे, आपने कितना संतोष रख के जीवन जिया, वो बहुत महत्व का है। आपने, क्योंकि संसार में हो, एक समय था बचपन में जब मैं साधु बनना चाहता था, तो इसलिए उसकी भी बातें करता हूँ, लेकिन हकीकत तो ये है कि संसार में हो तो आपको जिम्मेदारियां है। साधु बनना चाहते? हाँ, तो जिम्मेदारियां है वो आपको निभानी पड़ेगी। उसके लिए जो भी आपको, आपकी जो दायित्व है उसको निभाना पड़ेगा। उसके लिए पैसे कमाने भी करना पड़ेगा, अर्थ उपार्जन जिसको कहते हैं भारतीय शास्त्रों में, अर्थ उपार्जन करना पड़ेगा, स्वार्थ भी दिखाना पड़ेगा। वो सब चीज़ करते करते, लेकिन फिर भी मन में स्थिर रख के आप चलते हो कि अल्टीमेटली कोई गलत काम नहीं करेंगे, जो हमारा मन न कहे वो नहीं करेंगे, समाज के उपयोगी रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको मौका मिलता है। आज का भारत 50 साल 60 साल के पहले का भारत से कई गुना बेहतर है, हर एक व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी देता है, और अगला 60 साल मुझे लग रहा है और बेहतर होगा, कि जो हमने अपने ही जाल में एक दूसरे को फंसा लिया था, अलग अलग तरह के वार्डों में, कास्ट में, क्रीड में, लैंग्वेज में, वो धीरे धीरे एक तरह से नाबूद हो रहा है। आपको कईयों को महसूस हो रहा होगा कि हमको अभी भी जकड़ के रखा हुआ, लेकिन आप 60 साल पहले की समस्या देखेंगे, आज कई गुना बेहतर है। आपको हो सकता है नॉइज ज़्यादा दिखे आज, क्योंकि सबके पास एक लाउड स्पीकर आ गया है, लेकिन हकीकत है कि भारत एक पॉजिटिव दिशा में बदल रहा है, और आपको सभी को, और हम सभी को मौका मिला तब तो यहाँ पहुँच पाए जिनको कोई उम्मीद नहीं थी। आज हर व्यक्ति कोशिश करेगा, अच्छी स्किल्स लेगा, और जो टेक्नोलॉजी का चेंजेस इतना फास्ट हो रहा है कि जिससे आपको कई चीज़ें अनलर्न भी करनी पड़ेगी, नई चीज़ें सीखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आपने, हमारे जीवन में ऐसा था और हजारों साल से, कि आप 25 साल तक सीखोगे ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थाश्रम, और फिर वानप्रस्थ। तो 25 साल सीखोगे, अगले 50 साल उससे कमाओगे और खाओगे। अब ऐसा नहीं होगा। 25 साल आपको सीखना है, सीख लीजिए, लेकिन हर 5 साल आपको वापस सीखना पड़ेगा, क्योंकि नई स्किल सीखोगे नहीं तो पीछे रह जाओगे। जैसे आपने कहा, टेक्नोलॉजी से पूरा जो वसुदेव कुटुंबकम कहते हैं, अब असली में तो वही हो रहा है। तो हर व्यक्ति को एक तरह से टेक्नोलॉजी नई नई आएगी, उसको अब ग्रहण करना पड़ेगा। हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट हो, लेकिन नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएंगे। तो हर व्यक्ति को जिम्मेदारी है अपने आप को टेक्नोलॉजी से एक तरह से अवगत कराए। उसमें यूनिवर्सिटीज़ को भी चेंज करना पड़ेगा, कि जो आज हम, जो 30 साल के व्यक्ति को, 35-40 साल के व्यक्ति को यूनिवर्सिटी में आने का कोई हम संजोग ही नहीं बना रहे हैं, वो नहीं। अभी हमको 50 साल के व्यक्ति भी आके यूनिवर्सिटी से कुछ सीख के जाए, नई चीज़, जिससे उसको अपने काम में लाभ हो। तो वो जो चीज़ें हमने अपनी जो पूरी व्यवस्था को चेंज करना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। हमेशा की तरह बहुत बहुत धन्यवाद आशीष आने के लिए, सर। मुझसे बात करने के लिए, और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपको और भी बहुत सक्सेस दें, और जिस तरह से आप शेयर होल्डर्स के लिए प्रार्थना करते हैं, मैं ये आपके लिए करता हूँ कि आप शेयर होल्डर्स को आगे लेकर चलें। इस देश में आपका भी बहुत बड़ा रोल है, बाकी कई रोल हैं, और ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।